हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ रीजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया पुल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो चेंग था वो अपनी फ्रेंड हैपिंग के साथ बार चला जाता है और उस बार के अंदर बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। वहाँ पर ट्रक माफियाज और जितने भी मतलब इलीगल वर्क है वो वहाँ पर होते थे। जो चेंग डर रहा था कि अगर जैन को पता चल गया तो वो उसे कभी भी यहाँ पर नहीं आने देगा। हैपिंग जो चेंग को बोलता है कि वो भी उनके साथ कार्ड खेले और पैसे को वो अर्न कर सकता है। जो चेंग पहले मना करता है लेकिन बाद में फिर वो मान जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी अर्न कर लेता है उस वहाँ पर कार्ड्स वगैरह खेल के। अब हम दूसरी तरफ जैन और यूबिन को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में वर्क करके मतलब बाहर ही निकले थे। तभी जैन बोलता है यूबिन से कि वो जोचेंग को कॉल करे, लेकिन जब वो जोचेंग को कॉल करते हैं तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। जोचेंग बार बार जैन को बोल रहा था कि वो उसका सर्वेंट है और वो उसे लेने के लिए आ जाए और फिर वो फ़ोन को कट कर देता है। जोचेंग ने यहाँ पर जैन को सर्वेंट इसीलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जैन किसी भी मुसीबत में पड़े, क्योंकि इस वक्त जोचेंग के सामने वांग यीफई बैठी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि वो जैन का नाम ले और जैन किसी मुसीबत में पड़ जाए। लेकिन शायद जोचेंग ये नहीं जानता है कि अनजाने में ही सही उसने जैन की लाइफ को पूरी तरह से डेंजर में डाल ही दिया है, क्योंकि यहाँ से उन सब की लाइफ चेंज होने वाली है। दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं जो शॉकिंगली अपने फ़ोन को देखता है और फिर यूबिन को देखता है। इसके बाद यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन, मुझे लगता है कि शायद जोचेंग किसी मुसीबत में है इसीलिए उसने तुम्हें सर्वेंट कहा है, वरना वो ऐसा नहीं बोलता। जैन गुस्से में यूबिन को देखता है और बोलता है वो अभी ड्रंक है, तो पहले मुझे उसकी लोकेशन पर जाना होगा जो उसने शेयर की है और मुझे उसे ढूंढना होगा, फिर मैं उसे अच्छे से डांटूंगा। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है हाँ जैन, बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोचेंग ऐसे ड्रिंक करेगा और वो कितना ड्रंक है और वो मिसिंग भी है। अगर क्या होता हम उसे कॉल नहीं करते तो हमारे पास एक ही लोकेशन है। जैन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं जोचिंग को लेने जाऊंगा। यूबिन बोलता है ठीक है। इसके बाद जैन और यूबिन दोनों अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद जैन सबसे पहले यूबिन को घर ड्रॉप करता है और फिर उसके बाद जैन जोचिंग को लाने के लिए उसी लोकेशन की ओर चला जाता है जो कि जोचिंग ने उसे सेंड की थी। जैन रोड पर था और वो कार को ड्राइव कर रहा था और उसी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। जैन कार को ड्राइव करते हुए जैन बहुत ही घबराया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट भी था। जैन बोलता है जोचेंग, तुमने अपने आप को किस मुसीबत में डाल लिया है। जैन अपने रेस्टोरेंट और घर से बहुत दूर आ गया था। ये रास्ता बहुत ही सुनसान था और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। कुछ देर ऐसे ही ड्राइव करने के बाद जैन एक बहुत ही पतली सी गली के सामने आकर देखता है कि यहाँ पर तो कार जाने की आगे जगह ही नहीं है। इसके बाद जैन कार से बाहर निकलता है और वो देखता है कि यहाँ पर आगे कार नहीं जाएगी, फिर वो ऐसे ही चलना शुरू कर देता है। जैन उस पतली सी गली के अंदर जाता है और फिर देखता है कि सामने उसकी एक बड़ी सी इमारत है। जैन जब थोड़ा सा आगे जाता है तब वो देखता है कि उसे बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे और वो स्मोकिंग कर रहे थे। ये देखकर जैन बहुत ही घबरा जाता है। जैन फिर अपनी पॉकेट को चेक करता है और फिर अपनी पॉकेट से वो अपनी एक हैंकरचीफ निकालता है और फिर उसे अपने माउथ पर रख लेता है। जैन फिर अपने आप को काम डाउन करता है और इधर उधर देखता है और फिर वो सीधा उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैन जब अंदर आता है तब वो चारों तरफ देखता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग थे। जैन अपने मन में सोचता है ये जगह किसी के लिए भी सही नहीं है। जोचेंग, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। ये सोचकर जैन इधर उधर जोचेंग को ढूंढने लगता है। अब हम बार के अंदर देखते हैं। जैन जोचेंग को इधर उधर ढूंढ रहा था तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर रखे हुए कुछ फैंसी मास्क पर। जैन वहाँ पर जाता है और उसमें से एक मास्क को उठाता है और अपने हाथ में लेता है और फिर अपने चेहरे पर लगा लेता है। ये मास्क एक पार्टी वेयरिंग मास्क था जिसमें से जैन की लिप्स, उसकी जॉलाइन और उसकी आईज ही शो हो रही थी। अपने फेस को कवर करने के बाद जैन अपना फ़ोन निकालता है और वो जोचेंग को कॉल करता है। जोचेंग फ़ोन को पिक करता है। जैन जोचेंग पर चिल्लाते हुए बोला, जोचेंग तुम कहाँ हो और ये कौन सी जगह है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जोचेंग बोला, जैन रूफटॉप पर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद जैन अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता है और बोला, डैम इट, अब मुझे रूफटॉप पर जाना होगा। ये वो इरिटेट होकर बोलता है। फिर जैन ने कहा कि जोचेंग तुम मुझे मिलो एक बार, फिर मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा। इसके बाद जैन इधर उधर देखता है ताकि उसे लिफ्ट या फिर सीढ़ियाँ मिल जाएं। तभी उसकी नज़रें लिफ्ट पर जाती हैं जो ऑलरेडी बुक थी। जैन फिर सोचता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर जाएगा। जैन फिर सीढ़ियों की ओर जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से एक
मिडिल एज मैन आता है और वो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। जैन सीधा जाकर उससे हिट होता है। जैन देखता है तो वो एक मिडिल एज मैन पर्सन था। जैन जब ये देखता है तब वो उस पर्सन पर चिल्लाते हुए बोलता है, छोड़ो मुझे। लेकिन वो पर्सन जैन की वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लेता है अपने हाथ से। जैन ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कसकर एक थप्पड़ उस मिडिल एज मैन को लगा देता है। वो मिडिल एज मैन अपनी डार्क आई से जैन को देखता है और अपने चिक्स पर हाथ रखता है और जहाँ पर जैन ने थप्पड़ मारा था वहाँ पर अपने चिक्स को सहलाने लगता है। ये देखकर जैन और भी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पर्सन जैन की वेस्ट से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और फिर अपने एक हाथ से जैन की जॉयलाइन को पकड़ता है और फिर अपने फेस को जैन के फेस के क्लोज लेकर जाता है और बोलता है, तुम एक नाइट मेरे साथ स्पेंड करने के लिए कितने पैसे लोगे? तुम जितने चाहो मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा शुगर डैडी भी बन सकता हूँ, नहीं तो फिर तुमने जो ये मुझे थप्पड़ मारा है उसका रिवेंज तो मैं तुमसे लेके रहूँगा। ये बोलकर वो पर्सन जैन को ब्लैकमेल करता है। जैन उस मिडिल एज मैन पर्सन को खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हारी पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा। उसके बाद पुलिस ने तुम्हें अच्छे से हैंडल करेंगी। ये सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने लिप्स को जैन के लिप्स पर रखकर प्रेस करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने जैन और उस मिडिल एज मैन के पर्सन के लिप्स के बीच में अपने हाथ को रख दिया। ये पर्सन और कोई नहीं, ये हमारा लिu हाइक्वान था। लिu हाइक्वान जैन के आगे आ जाता है और वो उस मिडिल एज मैन पर्सन को जैन से दूर करता है, फिर जैन का हाथ पकड़ता है और जैन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लिu हाइक्वान की पीठ जैन की तरफ थी। जैन उस पर्सन को देख रहा था जो अभी अभी जैन के सामने आया था। लिu हाइक्वान उस मिडिल एज मैन पर्सन को देखता है फिर और अपनी कोट को फिर थोड़ा सा साइड करता है। वो मिडिल एज मैन पर्सन जब लिu हाइक्वान की कोट की जेब में गन को देखता है तब वो डर जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लिu हाइक्वान जैन को देखता है जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। लिu हाइक्वान जैन को देखता है और फिर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जैन अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। लिu हाइक्वान जैन को देखता है और बोलता है कि तुम बहुत ही इनोसेंट दिखते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। जैन लिu हाइक्वान को देखता है और बोलता है, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, वो मैं अपने सिर्फ ब्रदर को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। थैंक यू सो मच दोबारा से मेरी जान बचाने के लिए। लिu हाइक्वान ये सुनकर एक स्माइल करता है और फिर वो जैन को देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही हम्बल हो। फिर वहाँ से लिu हाइक्वान चला जाता है। जैन लिu हाइक्वान को जाते हुए देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि उसने मुझे बचाया और ये सोचकर वो एक स्माइल करता है। इसके बाद जैन सीधा सीढ़ियों से टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर जाने के बाद जैन जोचेंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी जैन की नज़रें जोचेंग पर जाती है जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ था। बैठा हुआ नहीं बोलेंगे, वो पूरा ड्रंक था और उसने अपने सर को टेबल पर रखा हुआ था। इसके बाद जैन की नज़रें वहां पर बैठे हुए हैपेंग पर जाती हैं। उनके पास दो लड़कियां और बैठी हुई थी। जैन फिर सीधा उनके पास चला जाता है और वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखता। वो सीधा जोचेंग के कंधे पर टैप करता है। जोचेंग ये देखकर जैन के हैंड्स पर स्लैप कर देता है। ये देखकर जैन और भी ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जोचेंग फिर जैन को देखता है और उसके नीचे जो लिप्स के मॉल बना हुआ था उसे देखता है और वो समझ आता है। जोचेंग जैन पर चिल्लाते हुए बोला, ड्राइवर मुझे घर ले चलो। जैन जब ये सुनता है तब वो अपने मन में सोचता है, इसने फिर से मुझे ड्राइवर कहा। फिर वो एक आह भरता है और वो जोचेंग का हाथ पकड़ता है और फिर उसे उठाता है। इस वक्त जोचेंग खुद नहीं चल सकता था। फिर जैन किसी तरह से उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। जैन जोचेंग को बाहर से बाहर लेकर आता है और फिर वो उसी पतली सी गली के अंदर चला जाता है जहां पर उसकी कार थी। जैन जोचेंग को कार के पास लेकर आता है, कार का डोर ओपन करता है और जोचेंग को कार के अंदर पुश करता है। उसके बाद खुद वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और फिर वहां से चला जाता है। जैन इसके बाद अपने फेस पर लगे हुए उस मास्क को भी हटाता है और गुस्से में फिर जोचेंग की ओर देखता है। जोचेंग कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने फिंगर्स को अपने लिप्स पर रख लेता है। इसके बाद जैन कुछ नहीं बोलता और फिर वो चुपचाप वहां से ड्राइव करते हुए अपने घर आ जाता है। जैन कार को पार्क करता है। जोचेंग तो पहले ही कार के अंदर सो चुका था। जैन फिर जोचेंग को देखता है ऐसे और वो आह भरता है। फिर उसके बाद वो जोचेंग को कार से बाहर निकालता है। जैन जोचेंग को लेकर फिर घर के पास आता है और वो यूबिन को कॉल करता है। यूबिन आता है और वो डोर को ओपन करता है। जैसे ही यूबिन डोर ओपन करता है वो जोचेंग को इस हालत में देखकर पूरा सरप्राइज रह जाता है। इसके बाद यूबिन और जैन दोनों ही जोचेंग को अंदर लेकर जाते हैं घर के और फिर उसके रूम में ले जाकर उसे बेड पर फेंक देते हैं। जैन डिस्गस्टिंग लुक देते हुए जोचेंग को देखता है। यूबिन फिर जैन को देखता है और बोलता है, जैन ये कहाँ था? जैन यूबिन को देखता है और बोलता है, ये
एक बार में था। इसके बाद यूबिन और जैन दोनों ही साइलेंटली एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद जैन यूबिन को देखता है और बोलता है, मैं मॉर्निंग में उससे बात करूंगा। उसकी इस गलती के लिए मुझे उसे सजा देनी होगी क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ और उसे मेरी बात माननी ही होगी। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है, हाँ वो गलत रास्ते पर जा रहा है। जैन यूबिन को देखता है और बोलता है, वहां पर बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग थे। लोग ड्रिंक कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, गेम्स पर बैट लगा रहे थे और वहां पर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लोग थे। यूबिन कुछ देर बाद फिर जैन को देखता है और बोलता है, जैन अब तुम्हें सोना चाहिए, गुड नाइट। जैन फिर यूबिन को देखता है और बोलता है, हाँ गुड नाइट यूबिन। इसके बाद यूबिन फिर अपने रूम की ओर चला जाता है। जैन कुछ देर वहीं पर रुकता है और फिर उसके बाद वो भी अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो बेड पर लेट जाता है और अपनी आइज को बंद कर लेता है। फिर जैन अपने पास्ट के बारे में सोचकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैन अपने बेड पर लेटते हुए ही सोचता है, मैं अपनी इस छोटे से परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं धीरे धीरे करके इस चीज़ में फेल होता जा रहा हूँ। आज जो चेंग एक मुसीबत में पड़ सकता था और उसकी वजह से हम सब भी, आज एक पर्सन ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन ने मेरी जान बचाई। लेकिन जो चेंग नहीं जानता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आज से कुछ साल पहले हुई घटना की वजह से हम सबकी लाइफ चेंज हो गई थी। मुझे सब याद है कि मैं किस तरह से यूबिन से मिला था और वो हमारी फैमिली का मेंबर बन गया था। मैं 8 साल का था और मेरे फादर एक ओबीडिएंट पुलिस इंस्पेक्टर थे। मेरी माँ हाउसवाइफ थी और हमारी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली थी। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क से खेलकर घर आ रहा था, तभी मैंने फुटपाथ पर एक लड़के को बैठे हुए देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो और कोई नहीं, हमारा यूबिन था। वह उस समय 6 साल का था और मैं उसे अपने साथ मेरे घर ले जाने से नहीं रोक पाया अपने आप को। उस दिन मैंने मेरे पेरेंट्स को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था और मेरे पेरेंट्स फिर यूबिन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए और वो मेरे छोटे भाई की तरह बन गया। वो हमेशा ही मुझे सपोर्ट करता है। और उसी साल मेरे अंकल की यानी कि जोचेंग के फादर की भी डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट की वजह से। मेरी आंटी इस हादसे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो ज़्यादातर बीमार रहने लगी। एक दिन उन्हें सांस कम आने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेरी फैमिली भी उन्हें देखने के लिए वहाँ पर गई, लेकिन जोचेंग की मॉम ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उन्हें जोचेंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। और उसके अगले ही दिन जोचेंग की मॉम की भी डेथ हो गई। जोचेंग बहुत ही ज्यादा रोता है क्योंकि उसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था। उसके बाद हमने जोचेंग को भी गोद ले लिया और हमारी एक छोटी सी और हैप्पी फैमिली बन गई। हम लोग बहुत ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई। तब मैं 11 साल का था। मेरे पिताजी जेम्स हुआंग का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहते थे क्योंकि वो एक माफिया था और मेरे डैड उसी के लिए सभी सबूतों को इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन मेरे फादर अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन उसी शाम जो जेम्स हुआंग था वो हमारे घर आया और उसने हमारे घर पर गोलियां चला दी। मेरी माँ ने मुझे और जोचेंग को अलमारी में छुपा दिया और यूबिन बाथटब में छुप गया। यूबिन ने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मैंने और जोचेंग ने दोनों ने ही देखा कि उस वक्त मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। उस डेविल जेम्स वांग ने मेरी मदर को मार डाला। उसने हमारी मॉम के सर पर न जाने कितनी ही बार बुलेट को फायर किया था। मैं और जोचेंग ट्राई कर रही थी कि हम न रोएं। इसके बाद जेम्स वांग वहां से फाइलों को ढूंढने लगता है जिन्हें ढूंढने के लिए वो यहाँ आया था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर लियो जियानमिन वहां पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज मिल गई थी कि जेम्स वांग ने हमारे फादर को मार डाला है और वो हमें बचाने के लिए वहां पर आ गए थे पुलिस फोर्स के साथ। जेम्स वांग के पास हमें ढूंढने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपने गार्ड के साथ वहां से भाग गया। इसके बाद लियो जियानमिन पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर जाता है। जब हमने पुलिस को देखा तब हम रोते हुए घर से बाहर आए। मैंने यूबिन को ढूंढा और उसे लेकर बाहर आया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर लियो जियानमिन ने हम तीनों को गोद ले लिया। वो अविवाहित थे, उन्होंने मैरिज नहीं की थी और हमें गोद लेने के बाद उन्होंने मैरिज नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने शादी कर ली और उनके बच्चे हो गए तो फिर वो हम तीनों का ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसीलिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इंस्पेक्टर लियो जियानमिन मेरे फादर को बहुत ही पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने हम तीनों को गोद ले लिया था। इसके बाद मैंने अपनी कॉलेज स्टडी को अच्छे से कंप्लीट किया और फिर मैं एक शेफ बन गया क्योंकि मुझे शेफ बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जोचेंग अभी भी स्टडी कर रहा था, लेकिन एक दिन हमें न्यूज़ मिली कि माफिया जेम्स हुआंग ने सीनियर इंस्पेक्टर लियो जियानमिन को मार डाला है। ये सुनने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था।
ये जानकर यू बिन और जो चेंग भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। इसके बाद हमने उनकी डेथ सेरेमनी को पूरा किया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आ चुका था, या कहीं कि बदलाव आ गया था, क्योंकि हमारे पास अब कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन ल्यू जियानमिन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था और उसने हमें सपोर्ट करने के लिए पहले ही बहुत सारी तैयारियां कर दी थी। उनका कोई नहीं था अपना, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दिया था, ताकि अगर उन्हें कभी कुछ हो जाए तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम तीनों को मिल जाए। इसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया, पार्ट टाइम वर्क किए, ताकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकूं और जो चेंग यूबिन को स्टडी करवा सकूं, क्योंकि अभी भी वो दोनों स्टडी कर रहे थे, तो मैं चाहता था कि वो दोनों अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। मैं खाने को और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहता था, क्योंकि मैं एक शेफ बनना चाहता था, इसीलिए मुझे उस पर और भी ध्यान देना था। फिर 3 साल के बाद मुझे रेड लोटस रेस्टोरेंट के अंदर एक शेफ की जॉब मिल गई। वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझसे कहा कि जब से मैंने इस रेस्टोरेंट के अंदर काम करना शुरू किया है, ये रेस्टोरेंट धीरे धीरे फेमस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद फिर मुझे हाई सैलरी मिलने लगी थी। कुछ ही टाइम के बाद यूबिन ने मुझे उसी रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया और वो भी मेरे साथ वहीं पर काम करने लगा। और जो चेंग आज भी स्टडी कर रहा है। मैं पिछले 2 साल से उसी रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और एक हैप्पीली और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानियां हमारे घर की ओर ही आ रही हैं। और दूसरी तरफ जो चेंग ने गलत रास्ता चुना है, उसकी वजह से हम सभी को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ वो माफिया जो भी उसका नाम है डेंग डेलेबोन, उसकी वजह से मुझे भी कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया तो वो उस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देगा। शिट डैम इट, ये मेरी लाइफ ही पूरी इतनी मैस क्यों बन गई है। जब भी मैं हैप्पीली लाइफ जीने के बारे में सोचता हूँ, खुशी खुशी कुछ करने के बारे में सोचता हूँ, तो हमेशा प्रॉब्लम मेरे रास्ते में क्यों हो जाती है। गॉड प्लीज मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, प्लीज कुछ तो करिए ना। यहाँ पर जैन के पास्ट की जितनी भी बातें थी बचपन से लेके अब तक खत्म हो चुकी हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जब जैन ये सब सोच रहा था। इसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करता है, अपने पिलो को हग करता है, अपने फेस को उसके अंदर पूरी तरह से छुपा लेता है और सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी और हमारा जो चिंग अभी तक नहीं उठा था। उसे टाइम की जैसे कोई परवाह ही नहीं है मानो। जैन फिर उठता है और वो जोचिंग के रूम में जाता है और देखता है कि जोचिंग तो आराम से पैरों को फैला के रूम के अंदर आराम से सोया हुआ था। इस वक्त जैन के हाथ में एक स्टिक थी। जैन जब देखता है ये सब, तो वो उस स्टिक से जोचिंग के पैरों पर मारता है, जिससे जोचिंग चिल्लाते हुए उठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए बोला, कौन है, मुझे दर्द हो रहा है। जोचिंग जब अपने सामने जैन को देखता है तब वो कुछ नहीं बोलता। जैन उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। जोचिंग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है, लेकिन जैन उसे नहीं छोड़ता और वो उसे स्टिक से मारता रहता है। और जोचिंग पेन के अंदर बस चिल्ला रहा था और जैन को रुकने के लिए बोल रहा था। जैन को अपने हर्ट के अंदर पेन फील हो रहा था, क्योंकि वो जोचिंग को मार रहा था, इसीलिए। कुछ देर के बाद जैन फिर उस स्टिक को फेंक देता है और वो क्वेश्चनेबल लुक के साथ जोचिंग को देखता है। जोचिंग जैन को देखता है और वो फिर अपने सिर को नीचे कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि कल वो बार गया था और ड्रंक हो गया था और उसने जैन को उसे ले जाने के लिए कहा, इसीलिए आज उसे पनिशमेंट मिल रही है। जोचिंग ये सब अपने मन में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ जैन गुस्से में जोचिंग को देखता है और बोलता है, कल तुम बार क्यों गए थे और तुमने ड्रिंक क्यों किया था? तुम्हें पता है इसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है? और तुम वहाँ कितनी बार गए हो? और तुम मुझे ये बताओ, पहली बात तुम वहाँ पर गए ही क्यों थे? इस वक्त जैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जोचिंग ये सुनकर डर जाता है और वो जैन की ओर देखता है और बोलता है, मैं केवल 2 ही बार वहाँ पर गया था और मैंने कल ड्रिंक नहीं की थी। मुझे लगता है कि किसी ने मेरी कोल्ड ड्रिंक के गिलास को शायद वाइन से बदल दिया था। जोचिंग ये झूठ जैन को बोल देता है, बहुत ही हिचकिचाते हुए। जैन गुस्से में जोचिंग को देख रहा था और फिर वो अपने हैंड्स को क्रॉस करता है। ये देखकर जोचिंग डर जाता है और वो बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है। जैन चिल्लाते हुए बोलता है, जोचिंग। जोचिंग जैन को देखता है और बोलता है, मैं सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें जो भी फेस करना पड़ा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आई स्वेयर, इसके बाद मैं दोबारा से कभी वहां पर नहीं जाऊंगा। जैन जोचिंग को देखता है और बोलता है, स्वेयर, ओके, लेकिन मेरी एक और डिमांड है। जोचिंग जैन को देखता है और बोलता है कि क्या? जैन जोचिंग को देखता है
है और बोलता है तुम्हें हैपेंग से दोस्ती तोड़नी होगी। कल रात ही मैंने उसे देख लिया था। तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। तुम जब भी घर आओगे मुझे फ़ोन करोगे और जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करने के लिए कहूँगा तो तुम ऐसा करोगे। इसके बाद मैं कोई और रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जानते हो हमने पहले ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ जो चेंग। तुम जानते हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो और तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीसियस हो। जो चेंग जब ये सुनता है तब बोलता है आई एम सॉरी जैन। जैन जो चेंग को देखता है और बोलता है वो बार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग वहाँ पर खुलेआम इलीगल वर्क कर रहे थे। तुम जानते भी हो वो कितना इलीगल जगह है और बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। मैं वहाँ पर गया तो तुम्हें पता है कितना डर गया था और सबसे ज़्यादा तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जो चेंग जैन को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी जैन, मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो बेड से उठ जाता है। जैन जो चेंग को देखता है और बोलता है पक्का। जो चेंग बोलता है आई प्रॉमिस और फिर वो ये बोलकर बाथरूम में चला जाता है। जैन फिर ये सुनकर एक रिलीफ फील करता है और फिर वो रूम से बाहर आता है और किचन में चला जाता है। अब हम जो चेंग को देखते हैं जो बाथरूम में आने के बाद अपने क्लॉथ को रिमूव करता है और फिर वो शावर को ऑन करता है और शावर लेते हुए ही वो सोचता है कि जैन तुम मेरे लिए फालतू की परवाह कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अडल्ट हूँ और मुझे पता है अब मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तुम मुझे अब कुछ भी करने से नहीं रोक सकते हो जैन। तुम मुझे हर चीज़ में ऐसे नहीं रोक टोक सकते हो। अब मैं बड़ा हूँ। मैं अपना अच्छा और बुरा सब जानता हूँ। तुम मुझे मेरी लाइफ को फ्रीली जीने से नहीं रोक सकते हो। जैन तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो चेंग ने पहली बार अपने माइंड में जैन के लिए ये सब सोचा था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जैन उसके लिए वरिड है, वो उसकी चिंता करता है, वो उसकी परवाह करता है। उसने ये नहीं सोचा कि वो जैन के लिए कितना प्रीसियस है। उसके माइंड में बस यही आया कि जैन उसकी फ्रीडम को छीन रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, उसकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। यही तो हम गलती कर देते हैं और देखते हैं जो चेंग की यही गलती उसे आगे कहाँ पर ले जाएगी। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं